हर हर महादेव दोस्तों। तो आज हम पहुंचे हैं तमिलनाडु के पवित्र द्वीप रामेश्वरम, जहां विराजमान है भगवान शिव का पवित्र रामनाथ स्वामी ज्योतिर्लिंग और 4 धामों में से एक धाम रामेश्वरम। तो दोस्तों, मैं आपको रामेश्वरम यात्रा और दर्शन की संपूर्ण जानकारी बताऊंगी। अगर आप भी महादेव जी के दर्शन करने रामेश्वरम आने का प्लान कर रहे हैं तो एकदम सही वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में बात करेंगे आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, रुकने के लिए होटल या धर्मशाला कहाँ पर लेनी चाहिए, यहाँ पर दर्शन करने का सही तरीका क्या है, आप यहाँ कहाँ घूम सकते हैं, यहाँ पर खाने पीने की क्या व्यवस्था है, और वीडियो के अंत में बात करेंगे संपूर्ण बजट की। तो रामेश्वरम यात्रा की A to Z इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए महादेव जी का नाम लेके शुरू करते हैं आज की इस पावन यात्रा को। दोस्तों, यह वह स्थान है जहां भगवान श्री राम ने लंका विजय से पहले भगवान शिव की पूजा की और शिवलिंग की स्थापना की। लंका जाने से पहले भगवान श्री राम ने भगवान शिव की आराधना करने का संकल्प लिया। हनुमान जी कैलाश से शिवलिंग लाने गए, तभी शुभ मुहूर्त निकलता देख माता सीता ने रेत से शिवलिंग बनाकर स्थापना की। बाद में हनुमान जी द्वारा लाया गया शिवलिंग भी स्थापित किया गया। तभी से यह स्थान रामेश्वरम के नाम से प्रसिद्ध हुआ और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बन गया। तो चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एकदम शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। तो दोस्तों, मैं निकली गुजरात से। लगभग 2 दिन का सफर मैंने एक ट्रेन से शुरू किया। आप आपके नियर बाय स्टेशन या फिर फ्लाइट से भी पहुंच सकते हैं, जो भी आपके बजट में हो। और दूसरे दिन की सुबह आंख खुलते तो पंबन ब्रिज के दृश्य ने वेलकम किया और उसी पल लगा कि यह यात्रा कुछ तो खास होने वाली है। तो दोस्तों, 100 साल पुराना यह पुल भारत का पहला 2.3 किलोमीटर लंबा सी ब्रिज था। चारों तरफ फैला नीला समुद्र और उसके बीच बना यह पुल भारत के सबसे खूबसूरत समुद्री मार्गों में से एक माना जाता है। सुबह हम 6 बजे रामेश्वरम पहुंचे और वहां से एक ऑटो ली जो हमें ले गया हमारे होटल तक, जो रामनाथ स्वामी टेम्पल से सिर्फ 200 मीटर की वॉकिंग अंतर पर था। अगर आप भी रामेश्वरम जा रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप टेम्पल के पास ही होटल लें, क्योंकि यहाँ आपको 1000 से 1500 के बीच में होटल मिल जाएगा। होटल पहुंचते ही हमने थोड़ा रेस्ट किया, फ्रेश हुए और अपनी यात्रा की शुरुआत की सबसे पवित्र स्थल अग्नि तीर्थम से। रामनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन से पहले श्रद्धालु अग्नि तीर्थ में स्नान करते हैं। मान्यता है कि भगवान श्री राम ने रावण वध के बाद यही स्नान करके प्रायश्चित किया था। समुद्र की शांत लहरों के बीच स्नान करना मन और आत्मा दोनों को पवित्र करने जैसा अनुभव देता है। यहाँ स्नान करने के बाद हमें रामनाथ स्वामी टेम्पल में दर्शन से पहले 22 कुंड पर स्नान करना अनिवार्य है। अग्नि तीर्थ के बाद हम चले 22 कुंड की तरफ। मंदिर के अंदर 22 पवित्र कुंड है। कहा जाता है कि राम जी ने अपने 22 बाणों से स्थापित किया था। यहाँ की जनरल टिकट 25 रुपया है और अगर आप पर्सनल गाइड के साथ जाते हो तो वह आपसे 200 से 250 रुपए लेते हैं, जो आपको ले जाकर अलग से 22 पवित्र कुंडों में बाल्टी से स्नान करवाते हैं। कहा जाता है कि यहाँ स्नान करने से शरीर और मन दोनों शुद्ध हो जाते हैं। हर कुंड का अलग अलग नाम है और अलग अलग कहानी। 22 कुंडों में स्नान करने के बाद हम बढ़ते हैं उस जगह की ओर जिसे कहते हैं रामनाथ स्वामी टेम्पल। मंदिर का कॉरिडोर दुनिया का सबसे लंबा कॉरिडोर है। लगभग 1200 से अधिक स्तंभों से सजा यह लंबा गलियारा अपनी भव्यता और अद्भुत स्थापत्य कला के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, हर स्तंभ पर की गई बारीक नक्शाकारी भारतीय शिल्प कला की महान परंपरा को दर्शाती है। अब वह पावन क्षण आ गया है जिसका हर श्रद्धालु इंतजार करते हैं। भगवान रामनाथ स्वामी जी के दर्शन करते ही मन श्रद्धा और भक्ति से भर उठता है। मान्यता है कि यह सच्चे मन से की गई प्रार्थना भगवान शिव अवश्य सुनते हैं।
साउथ इंडियन की पहचान है गोपुरम। हर गोपुरम पर देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई गई है, जो भक्तों में अंदर प्रवेश करते ही एक अलग ही एनर्जी भर देते हैं। मंदिर के चारों कोनों पर मुख्य 4 गोपुरम है, लेकिन सबसे प्रमुख है ईस्ट और वेस्ट गोपुरम। वेस्ट गेट के अंदर आपको एक ट्रेडिशनल बाजार मिलता है, जहाँ छोटी छोटी दुकानें हैं, जहाँ लोग प्रसाद, रुद्राक्ष, चंदन, शंख और हैंडीक्राफ्ट्स खरीदते हैं। यह मंदिर का एक ऐसा हिस्सा है जहां आप अपने फोटो और वीडियो ले सकते हो और आप अपनी रामेश्वर की यादें साथ ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, उस अंकल के साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। नई जगह घूमने का सबसे अच्छा हिस्सा यही होता है कि वहाँ की भाषा, संस्कृति और लोगों से कुछ नया सीखने को मिलता है। उसके थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि भगवान की पालकी निकली थी, तो मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि कुछ लोगों को ही अवसर मिलता है पालकी के दर्शन करने का, जो मैंने किए। रामनाथ स्वामी टेम्पल के दर्शन के बाद हम लंच करके चले धनुषकोडी की तरफ। तो सबसे पहले हम चलेंगे यहाँ के फेमस प्लेस धनुषकोडी। राम सेतु जो मंदिर से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप यहाँ तक ऑटो या बस दोनों के माध्यम से जा सकते हैं। 5-6 से प्लेस कवर करवाने के लिए बस वाले 250 से 200 रुपए पर पर्सन चार्ज लेते हैं, वही ऑटो वाले 1000 से 1200 रुपए का चार्ज लेते हैं। दोस्तों, धनुषकोडी जाने का रास्ता बहुत शानदार है। एक तरफ बंगाल की खाड़ी और दूसरी तरफ हिंद महासागर देखने को मिलता है। यहीं पर लंका जाने के लिए भगवान श्री राम और पूरी वानर सेना ने नल और नील दोनों की मदद से मात्र 5 दिन में ही समुद्र के ऊपर पत्थरों का पुल बनाया था। राम सेतु के रास्ते से ही भगवान श्री राम लंका गए थे। यहाँ से श्रीलंका की दूरी समुद्र के रास्ते से बहुत नजदीक है। इस स्थान को ऊपर से देखने पर गिटार का शेप लगता है। आप यहाँ पर कुछ देर एंजॉय कर अपनी प्यारी प्यारी फोटोशूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एंजॉय करने के बाद मैं वापस कर अब हम लोग चलेंगे धनुषकोडी गांव। तो दोस्तों, यहाँ पर पहले छोटा सा गांव हुआ करता था। 1964 में यहाँ पर बहुत शक्तिशाली चक्रवात आया था, जिसकी वजह से पूरा शहर तबाह हो गया। पहले धनुषकोडी तक ट्रेन चलती थी। चक्रवात के कारण सब कुछ तहस नहस हो गया। यहाँ पर आपको पुराने अवशेष देखने को भी मिलेंगे। तो अब हम लोग चलेंगे कोथंडा रामन टेम्पल। यहाँ पर भगवान श्री राम ने रावण का भाई विभीषण का राज्याभिषेक किया था। दोस्तों, ये भी एक टापू है जहाँ पर मंदिर स्थापित है। आप यहाँ मंदिर में प्रवेश कर दर्शन आदि कर सकते हैं। आपको यहाँ दर्शन करके बहुत ही अच्छा लगेगा। यहाँ पर दर्शन करने के बाद हम रामेश्वरम साइड वापसी करेंगे और अब हम लोग चलेंगे बहुत ही लोकप्रिय राष्ट्रपति और महान साइंटिस्ट श्री APJ अब्दुल कलाम के घर। दोस्तों, भारत के APJ अब्दुल कलाम का जन्म यहाँ के एक गरीब परिवार में हुआ था, लेकिन उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से महान साइंटिस्ट और राष्ट्रपति होने का सफर पूरा किया। पूरे घर को म्यूजियम के रूप में बनाया गया है। घर के अंदर मोबाइल फोन यूज करना मना है। आप बाहर से ही घर के पास में फोटोशूट वगैरह कर सकते हैं। दोस्तों, इस सब प्लेस को कवर करने में आपको शाम हो जाएगी, तो शाम को आप चाहे तो मंदिर में दर्शन आदि कर सकते हैं। शाम को मंदिर की खूबसूरती में चार लग जाते हैं। तो चलिए, अगले दिन हम सबसे पहले चलेंगे बोटिंग के लिए।
दोस्तों, अग्नि तीर्थम के पास में ही बोटिंग होती है। यहाँ पर आपको 100 रुपए पर पर्सन का टिकट लेना होगा। समुद्र से आपको रामेश्वरम के बहुत ही प्यारे नज़ारे देखने को मिलेंगे। समुद्र में बोटिंग का एक्सपीरियंस सच में लाजवाब है। आप यहाँ पर अपनी यादों के लिए प्यारे प्यारे फोटो शूट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर घूमने के बाद अब हम चलेंगे रामनाथ तीर्थम। दोस्तों, ऐसी मान्यता है, लंका जाने से पहले प्रभु श्री राम जी ने यहाँ पर स्नान कर आराम किया था। यहाँ पर पवित्र कुंड भी बना हुआ है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर लक्ष्मण तीर्थ भी है। यहाँ पर बहुत प्यारी शैली में बहुत ही प्रिय मंदिर स्थापित है। साथ में पास ही लक्ष्मण कुंड है। ये भी रामेश्वरम का बहुत ही पवित्र स्थान है। मैक्सिमम यहाँ पर लोग दर्शन करने जरूर आते हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी पर श्री पंचमुखी हनुमान जी मंदिर भी स्थापित है, जहाँ पर काले स्वरूप में पंचमुखी हनुमान जी विराजमान है। मंदिर के अंदर आप राम सेतु पत्थर भी देख सकते हैं, जो पानी में तैरता है। हनुमान जी मंदिर के सामने ही नटराज मंदिर है, जो बहुत ही प्यारा बना हुआ है। सभी जगह पर दर्शन करने के बाद हम चलते हैं पंबन ब्रिज की ओर। और रास्ते में ही एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरियल भी बना हुआ है, जहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन के रिलेटेड बहुत सी चीजें देखने को मिलेंगी। जो म्यूजियम के अंदर आप मोबाइल फोन नहीं ले जा सकते। तो यहाँ पर घूमने के बाद अब हम लोग चलेंगे पंबन ब्रिज। दोस्तों, पंबन ब्रिज ही रामेश्वरम को मंडपम से जोड़ता है। दोस्तों, पंबन ब्रिज समुद्र पर बना सबसे लंबा रेलवे ब्रिज है। यहाँ की खूबसूरती का तो क्या ही कहना। आप अपनी यादों के लिए यहाँ पर प्यारी प्यारी फोटोशूट जरूर कराएं। आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, इन प्लेसेस के अलावा भी रामेश्वरम में और भी छोटे बड़े मंदिर है। आप अपने टूर के हिसाब से उन सभी को कवर कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ पर खाने पीने की कैसी व्यवस्था है। दोस्तों, यहाँ पर नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज हर तरह का फूड आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर आपको केले के पत्ते में बहुत ही स्वादिष्ट भोजन देते हैं। केले के पत्ते पर भोजन करने का एक्सपीरियंस बहुत ही खास है। तो आपको यहाँ पर खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अभी हम बात करते हैं कि यहाँ पर आने का सबसे अच्छा समय कौन सा रहता है। तो नवंबर से अप्रैल तक आने का सबसे अच्छा समय रहता है। इनके अलावा सावन के टाइम पे भी यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होती है। बात करते हैं आपको कितने दिन का टूर प्लान बनाना चाहिए। तो दोस्तों, कम से कम आपको 1 नाइट का स्टे जरूर करना चाहिए। इनके अलावा 3 डे 2 नाइट का प्लान भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे जरूरी क्वेश्चन, बजट की। कितने बजट पर आप इन पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। तो दोस्तों, अगर आप 2 से 3 लोग हैं और आप 2 डे पर 1 नाइट का प्लान बनाते हैं, तो फिर आप मान के चलिए 7,000 से 8,000 प्लस ट्रेन टिकट। इतने बजट में आप बहुत ही सही तरीके से इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। अगर आपको भी अवसर मिले तो इन पवित्र धाम की यात्रा अवश्य करें। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको रामेश्वरम यात्रा से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी जानकारी को बहुत ही सही और अच्छे से देने की पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं और आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगा। अगर वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने एक लाइक से हमें मोटिवेट जरूर करें। साथ ही साथ अपने सभी फ्रेंड और रिलेटिव में जरूर शेयर करें। अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाए और कमेंट में जरूर लिखे जय श्री राम, हर हर महादेव। मिलते हैं अगले व्लॉग में 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा के एक और दिव्य पड़ाव के साथ।